वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमर लांबा। दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। रीज़न ये है कि हमारी रिटायर्ड ऑफिसर्स की एसोसिएशन, इंडियन रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक मेडिकल लेक्चर अरेंज किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट है जेरियाट्रिक मेडिकेयर, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी जो एक स्पेशल किस्म की बीमारियां होती हैं उनके ऊपर ये लेक्चर होगा। दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ के बतलाएंगे, ये हम में से जो भी अपने आप को अवेयर करते हैं उन सबको भी मालूम नहीं होता। ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें बतलाते हैं और आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक देखना इस एपिसोड को। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। His topic, I can tell you, is something which is really not known to us, and at times, without taking much more time of you all, let me get into the Akash and its limits of subjects. So please, and is it correctly pronounced as genetic? Geriatric. Geriatric. Please come. Thank you. जीरियाट्रिक मेडिसिन के बारे में कितने लोगों ने पहले से सुना हुआ है? किसी ने नहीं सुना हुआ, स्पेलिंग में नहीं पता। एल्डरलीज के लिए 60 प्लस जब हम एज क्रॉस कर लेते हैं तो जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है। पर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत टाइम से है। इंडिया में अभी रिसेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी रिक्वायरमेंट पहले से है। वहाँ की पॉपुलेशन पहले से एज कर रही है। हमारी पॉपुलेशन अब एज करने जा रही है। अभी हम लेस देन 10% है हमारी पॉपुलेशन एल्डरली 60 प्लस के। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा 41% इंक्रीज होने वाली है हमारी पॉपुलेशन हर एक डिकेड में एल्डरली। और उनकी फिर डिफरेंट हेल्थ इश्यूज होती हैं। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है। हमारी हेल्थ सीकिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो बड़ी सारी यूनिक चैलेंजेस आता है एल्डरली को डील करने में। बड़े सारे क्रोनिक डिजीज होते हैं, उन्हें डिमेंशिया की प्रॉब्लम आने वाले समय में आने वाली है, बैलेंस की प्रॉब्लम, फॉल प्रिवेंशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो जैसे बोलते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज इट्स लाइक आवर सेकेंड चाइल्डहुड, हमारा एज हो जाता है। अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स हम एक सेकेंड चाइल्डहुड जी रहे होते हैं जब हम एल्डरली हो जाते हैं। टाइम भी होता है, वो अपने कलीग्स के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। हमारी डिफरेंट नीड्स भी होती है, उस बच्चों की तरह ही हमें केटर करना पड़ता है हमारे यंगर जनरेशन को। आपको आज मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनकी बोन हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं, उनकी न्यूट्रिशन अच्छी है कि नहीं, उनको हम वैक्सीनेशन कराते हैं, वैसे ही कुछ चीजें हमें ऐसी अपने एल्डरलीज का भी ख्याल रखना पड़ता है। और कुछ हम ऐसी बातें भी करेंगे जो यूनिक है एल्डरली के लिए, जो हमें ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। जैसे एक बच्चे की इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है, तो एक एज के बाद जाके इम्यूनिटी उनकी पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। वैसे ही जब हम एक सर्टेन एज के बाद हमारी इम्यूनिटी डिक्लाइन करने लगती है, स्टेबल भी नहीं रहती, डिक्लाइन करने लगती है। हमें रिस्क बढ़ जाते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन होने के, और इन्फेक्शन हो भी तो सीरियस इन्फेक्शन होने के भी रिस्क बढ़ जाती है। बहुत सारी जो कैंसर्स होते हैं उसमें भी ये पाया गया है कि हमारी इम्यून सिस्टम के डाउन होने की वजह से ये कैंसर होते हैं। इसीलिए आजकल आपने सुना होगा कैंसर में इम्यूनोथेरेपी के भी रोल आ रहे हैं, जहां हम इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके कैंसर सेल्स को मारते हैं। तो इसी तरह से हमें इम्यूनिटी कम होती है। इस इम्यूनिटी को कम होने में हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने एल्डरलीज को बचा सकते हैं? तो वैक्सीनेशन होता है। यहाँ कितने लोगों ने इन्फ्लुएंजा, निमोनिया या हर्पीस के वैक्सीन लगाए हुए हैं? तीनों? 2 लोगों ने लगवाया हुआ है। हर्पीस एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें हमारी स्किन पे पूरी तरह से वो हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। दवाइयां खाते रहते हैं, फिर भी वो पेन सेटिस्फेक्शन नहीं होता है पेशेंट को कि पेन नहीं जा रहा है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए अभी 1 साल पहले सिंग्रिक्स वैक्सीन आई है, आपने नहीं लगवाया है। सिंग्रिक्स वैक्सीन क्या है? 97% प्रोटेक्शन करती है उस वायरस के रीएक्टिवेशन से। इसी तरह निमोनिया होता है। निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ज्यादातर जो डेथ्स होते हैं एल्डरली के आईसीयू में और हॉस्पिटल में आने के बाद, वो निमोनिया की वजह से होते हैं। और निमोनिया क्या होता है? एक एज तक तो हमें निमोनिया होता है, हमें पता भी नहीं चलता, हम सब एजिथ्रो ऑगमेंटिन खा लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, हमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बट जब एक एज के बाद निमोनिया होता है तो हमें
ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, हमारे शरीर में सेप्सिस हो सकता है उसके वजह से, और सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, आईसीयू जाना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पे जाना पड़ सकता है। 70% तक प्रोटेक्ट करती है हमारी न्यूमोकोकल वैक्सीन। 2 डोजेस लगवाना होता है 65 साल के बाद, उसके बाद कोई बूस्टर नहीं लगाना, और वो प्रोटेक्शन रहता है लाइफ लॉन्ग, उससे 60 to 70% प्रोटेक्शन करती है। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्वाइन फ्लू फैल रहा है, अभी बर्ड फ्लू की न्यूज आ रहे थे। हर सीजन में अलग अलग तरह का फ्लू चलता है, कभी स्वाइन फ्लू होता है, कभी बर्ड फ्लू होता है, ये सारे इन्फ्लुएंजा ग्रुप के वायरस होते हैं। तो जो इन्फ्लुएंजा ग्रुप का वायरस होता है, ये हर साल नया वायरस बनता है, तो WHO हर साल नया वैक्सीन निकालती है इसका, नए स्ट्रेन के साथ, जो उस सीजन फैल रहा होता है। तो हर साल सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप लोगों को फ्लू का वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। फ्लू का वैक्सीन 1000 रुपीज तक में आ जाता है, न्यूमोकोकल 3 से 4000 में आता है। हर्पीज वाला क्योंकि नया लॉन्च हुआ है वो महंगा है, वो 10,000 रुपए करीब का पड़ता है। बट मेरा ये कहना है कि वैक्सीन लगवाना चाहिए, जैसे हम बच्चों को लगवाते हैं, बच्चों को तो सब लगवाते हैं, गवर्नमेंट का भी फोकस है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे। एल्डरली इम्यूनाइजेशन पे अभी गवर्नमेंट का फोकस नहीं है, तो वो लोगों को सबको नहीं दे रहे हैं, बट मे बी इन कमिंग टाइम दे विल आल्सो स्टार्ट फोकसिंग इट। These all vaccines are CDC recommended. CDC आपने सुना होगा कोविड के टाइम, अमेरिका की सबसे बड़ी टॉप बॉडी है जो रिकमेंड करती है। तीनों वैक्सीन जरूरी है एल्डरली लोगों में लगाने के लिए सितंबर से अक्टूबर में, ताकि वो ठंड का सीजन जब फ्लू का चलता है पीक, उसमें आपको बेटर कवरेज है। क्योंकि वो वैक्सीन क्या होती है ना, जैसे कुछ महीने अच्छा काम करती है, फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती है, इसलिए बोलते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में लगवाना चाहिए फ्लू का वैक्सीन। बाकी तो आप निमोनिया वगैरह का बूस्टर नहीं होता है, सिंग्रिक्स का भी बूस्टर नहीं है। अब हम बात करेंगे बोन हेल्थ की। 2 हड्डियां दिख रही हैं आपको, एक यंग लोगों की हड्डियां हैं और एक ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिसको एज के साथ, उसकी हड्डियां हैं। अब डिफरेंस देख पा रहे हैं कैसे हमारी बोन्स जो होती है थोड़ी पोरस हो जाती है, वीक हो जाती है, और ये रिस्क फीमेल्स में ज्यादा होता है। जब मीनोपॉज हो जाता है तो हमारे शरीर में एस्ट्रोजन सडन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हमारे बोन को वैसा बना के रखता है नॉर्मल जैसा, पर जब सडन डिक्रीज होता है हमारे एस्ट्रोजन का, तो काफी फास्ट रेट से बोन वीक होती है फीमेल्स में खास करके। मेल्स में भी होंगी बट एक डेकेड बाद होंगी एज के साथ। फीमेल्स में हार्मोनल रीजन भी होता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। तो इससे बचाव करने के लिए एक तो अगर हम कैल्शियम और विटामिन डी चेक कराना है, जैसे कि अभी कार्डियो वाले सर ने भी बोला अलग से कैल्शियम ऐसे खाते रहना इज नॉट हेल्दी। अब चेक कराओ आपके कैल्शियम लेवल नॉर्मल है कि नहीं है, विटामिन डी नॉर्मल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, अगर आप नॉर्मल हो तो आपको अलग से सप्लीमेंट्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, 60 साल उम्र बीतने के बाद आप सब लोगों को डेक्सा स्कैन जरूर कराना चाहिए एक बार, खास करके फीमेल को, इससे हमारी बोन की डेंसिटी पता चलती है। ठीक है, अगर डेंसिटी अगर हमारा बोन ऐसा आता है, ऑस्टियोपोरोसिस आता है आपको, ऑस्टियोपोरोसिस होने पे बड़ी आसान तरीके से हम आपकी बोन को वापस वैसा कर सकते हैं वाया इंजेक्शन, जो कि ईयरली लगता है, या वीकली या मंथली टैबलेट्स भी आते हैं जो कि बहुत कॉस्टली भी नहीं है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी हमारे पास एक लेडी आई थी जो कि चेयर पे बैठने सी वाज 68 ईयर ओल्ड, चेयर पे बैठते वक्त फिसल के गिर गई और वो ट्रॉमा सेंटर में आया था हिप फ्रैक्चर। नॉर्मल पेशेंट तो हम ऐसे गिरेगा तो उसको तो एक फ्रैक्चर नहीं होगा, हमने उनका डेक्सा स्कैन किया -3.5 आया, तो ऑस्टियोपोरोसिस है। अब वो उन्होंने पहले कराया होता, उसको डॉक्टर्स ने प्रिवेंटिव फॉर्म में लोगों ने लिया होता, अवेयरनेस है, अवेयरनेस होने के साथ साथ कराना भी जरूरी है। आपने कराया उसको, फिर आप दवाइयां ले रहे होते या उसको ठीक कर रहे होते, तो आपका वो फॉल फ्रैक्चर नहीं कॉज करता और आप ट्रॉमा सेंटर में आके फिर ऑपरेट करना और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने बच्चों को भी कैल्शियम देते हैं, उनकी बोन ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, बुजुर्ग लोगों में भी हमें बोन हेल्थ के लिए डेक्सा स्कैन 60 के बाद कराना जरूरी है, और कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट लेना है अगर कमी है आपके रिपोर्ट। उसका फ्रीक्वेंसी क्या है डेक्सा स्कैन का? डेक्सा का व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरिंग दिस? फ्रीक्वेंसी अगर आपका नॉर्मल आता है तब तो आप 5 इयर्स बाद में रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर एबनॉर्मल आता है तब तो आपकी दवाइयां स्टार्ट होंगी और फिर आप डॉक्टर आपको बताएगा 2-2 साल पे करना होता है फिर भी, टू चेक वेदर द ड्रग्स व्हिच वी आर गिविंग आर वर्किंग और नॉट। तो ये जरूरी चीज है
जो लोगों को पता होना चाहिए, हमें अपने बोन का ख्याल रखना है एक एज के बाद। बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन की कमी होती है, बहुत सारे एल्डरली लोग आते हैं जिनमें विटामिन डी कमी होती है, B12 की डेफिशिएंसी होती है। स्पेशली वेजिटेरियन लोग जो हैं वो आते हैं कि हमें बहुत थकान हो रही है, हमें वीकनेस हो रहा है, हमें थकान लगती है, नींद आती है बहुत ज्यादा। हम उनका B12 लेवल कराते हैं, फोलिक एसिड लेवल कराते हैं, कमी आता है, क्योंकि B12 जो होता है प्लांट बेस्ड फूड में बहुत कम पाया जाता है। उसके ज्यादातर सोर्सेज जो है वो नॉन वेज में है। तो B12 की डिफिशियंसी बड़ी कॉमन है। और कई लोग नॉन वेज खाते हैं, उनको भी B12 डिफिशियंसी होती है, क्योंकि हमारे पेट में उनका एब्जॉर्प्शन पुअर होता है। तो ऐसे केसेस में हम कई बार टैबलेट देते हैं, फिर भी उनका ठीक नहीं हो रहा होता है, तो हमें इंजेक्शन देना पड़ता है। परनीसियस अनीमिया बोलते हैं, अगर कभी किसी ने सुना होता है, तो वो भी चीजें होती है। तो विटामिन समय खास करके B12, फोलिक एसिड और विटामिन डी, ये बड़े कॉमन है जो कम पाए जाते हैं, और इनके बड़े सारे सिमिलर से सिम्टम्स होते हैं कि हमें कमजोरी लगती है, नींद ज्यादा आती है, बोन पेन हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, फटीग लग सकता है। प्रोटीन लेवल बड़ा जरूरी है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने बोला, इम्यूनिटी कम होती है एक एज के बाद, हमें अपनी एडिक्वेट प्रोटीन लेवल हम इंटेक ले रहे हैं कि नहीं, वो बड़ा जरूरी है। 0.8 to 1 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन लेना है हमें। कहने का मतलब कोई 60 किलो का है, उसको 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में खाना चाहिए एल्डरली को। 60 ग्राम प्रोटीन का क्या मतलब होता है? एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है, कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 3 ग्राम 5 to 6 बोलते हैं। 5 to 6 ग्राम एक एग व्हाइट में प्रोटीन होता है। एक बॉल चने में, काले चना अगर हम भिगो के खाएं स्प्राउट्स में, कितना होता है? उसमें थोड़ा ज्यादा होता है। एक अगर आप कप चना खाते हैं तो उसमें 30 ग्राम तक भी प्रोटीन होता है। सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नॉन वेज नहीं है। जो नॉन वेज है वो चिकन, फिश अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। कहने का मतलब है, आप एक बार प्रोटीन आप देखें कि आपकी एडिक्वेट प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं। ये सिर्फ आपकी मसल के लिए और इसके लिए नहीं, आपकी इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि प्रोटीन की मात्रा आप एडिक्वेट अमाउंट में ले रहे हैं कि नहीं। और अगर आप डाइटिशियन से मिल सकते हैं तो आपका वो प्लान भी बना सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट करके कितनी कैलोरीज लेनी है, आपका फाइबर कितना जा रहा है शरीर में। 25 ग्राम फाइबर लेना जरूरी है लैक्सेटिव प्रॉपर मोशन होने के लिए, वरना बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है इसके साथ। खास करके हमारी बाउल मोटिलिटी कम हो जाती है यही बढ़ने के साथ। तो हमारा क्या होता है, मोशन अच्छे से पास नहीं होता। और मोशन पास नहीं होने का इतना प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट आते हैं और बोलते हैं बस ये ठीक कर दीजिए आप, बाकी सब ठीक है। इतने ज्यादा वो परेशान रहते हैं मोशन पास नहीं होने की वजह से। तो एक तो हमें डाइट में चेंजेस करना है, सैलेड्स, हाई फाइबर चीजें ज्यादा लेनी है, अपने फ्लैक्स सीड्स वगैरह ज्यादा लेना है। उसके अलावा हम हाइड्रेशन बहुत जरूरी है कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, पानी अच्छे से पीना है हमें। ठीक है, ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना है। तो आप एक बार जब डाइटिशियन से मिलते हो, आपके लिए प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि आपको इतना प्रोटीन लेना है, इतना फाइबर लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट इतना ही रखना है, फैट इतना ही रखना है, वो सब चीजें वो आपके रिपोर्ट्स देख के बनाते हैं, यूरिक एसिड लेवल देख के बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, फिर उनको बोलते हैं प्रोटीन कट करो, बट कितना कट करो, वो एग्जैक्ट आपको प्लान बताते हैं उसके लिए। प्रोटीन डेफिशिएंसी का कोई मेजर कैसे करते हैं? प्रोटीन डेफिशिएंसी देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है आपके, आप ओवरऑल माल न्यूट्रिशन के हैं, खैर ये तो साइंस, कि आपको टेम्पोरल हैलोइंग हो रही है, यहाँ पे क्लेविकल के ऊपर ये बोन होता है, कॉलर बोन के ऊपर आपको हैलोइंग हो रही है, आपके रिब्स बहुत ऐसे अंदर की तरफ दिख रहे हैं, नीचे के रिब्स है ना, आपके फिर चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, आपको बार बार अगर नेल में चेंजेस हो रहा है ना, नेल आपके काले पड़ रहे हैं या व्हाइट हो जा रहा है। बिल्कुल व्हाइट होना मतलब एल्बुमिन की, आपकी हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। तो ये सारे मार्कर्स हैं। डायरेक्ट प्रोटीन का आप मार्कर बोलोगे तो उसके लिए एल्बुमिन लेवल, आप जब नॉर्मल KFT रिपोर्ट तो सब लोग कराते होंगे, आप एल्बुमिन लेवल दूसरा होता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस मेजर कर सकते हैं, ये होना चाहिए एटलीस्ट 13.5 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप, हमारे पास एक मशीन होती है, जो टर्म होता है सार्कोपीनिया, जो हम एल्डरली में देखते हैं। सार्कोपीनिया का मतलब है हमारी मसल मास जितनी होनी चाहिए एज के अकॉर्डिंग उतनी नहीं है, कम है। उसके लिए हम क्या करते हैं, BIA मशीन होती है, उससे हम आर्म्स और लेग्स की मसल्स को अलग अलग मेजर करते हैं।
पर हम देखते हैं कि क्या एक कट ऑफ होती है एशियन पॉपुलेशन की, उससे नीचे तो नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो आपकी ओवरऑल मसल फंक्शन, स्ट्रेंथ सब कुछ कम होती है, आपको फॉल का रिस्क ज्यादा होता है। तो हम मेरी थीसिस जो थी एम्स में, मैंने एमडी और एमबीबीएस किया है, उसी सार्कोपीनिया पे थी कि प्रोटीन की कैसे मेजर करते हैं हम एल्डरली में और कैसे उसकी कमी फॉल कराती है, बहुत सारे और दिक्कतें कराती हैं आगे जाके। तो वो बीआईए मशीन से आप डायरेक्ट मसल का मेजरमेंट कर सकते हो, बट प्रोटीन का मेजरमेंट आप सिंपल एक जो केएफटी टेस्ट होती है ना आपकी ब्लड की, उसमें एल्बुमिन लेवल होता है 3.5 से ऊपर होना चाहिए। यदि एल्बुमिन लेवल ठीक है आपका हाँ। केएफटी टेस्ट में, दैट मींस इट्स ओके। That it means you are yeah okay, but एल्बुमिन का प्रॉब्लम ये होता है जब आप एक्यूटली बीमार होते हो ना तो वो कम आती है, तो कभी एडमिट हो हॉस्पिटल में तब उस वैल्यू को मत चेक करिएगा, क्योंकि वो मार्कर होती है एक तरह की इन्फ्लेमेशन की। तो जब आप बीमार होते हो ना तो ऑटोमेटिक कम दिखाएगी आपको। जब आप हेल्दी हो, अभी आप यहाँ पे आए हो, आपको कोई बीमारी नहीं है अभी ना, आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं, आप अभी चेक कराओगे तो वो ठीक बताएगा। अगर वो ठीक है मतलब आपका प्रोटीन लेवल ठीक। बट अगर आप एडमिट हो जाओगे, अभी कोई आईसीयू का पेशेंट का मैं एल्बुमिन करूंगा तो वो 3 आएगा, भले उसका प्रोटीन ऐसे नॉर्मल हो, तो ये एक दिक्कत है। तो मैंने आपको फाइबर इंटेक बता दिया, 25 ग्राम लेना होता है, फैट इंटेक कम करना है, सबको पता है। एक मेडिटेरेनियन डाइट होती है, ये देखा गया कि जो स्पेनिश और जो कोस्टल एरिया है स्पेन के, वो लोग ज्यादा जीते थे। फिर स्टडी हुई कि ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो ज्यादा जी रहे हैं, तो ये पाया गया जो उनकी डाइट है ना वो कुछ अलग थी नॉर्मल पॉपुलेशन से यूरोप की, तो वो मेडिटेरेनियन डाइट बोला गया उसको। तो आज भी ये स्टडी होती है, इंडिया में स्टडी चल रही है कि मेडिटेरेनियन डाइट करने से क्या लॉन्गेविटी होती है, एज ज्यादा दिन जीते हो। तो मेडिटेरेनियन डाइट कुछ नहीं है, जो हम सबको एडवाइस करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना, नट्स का प्रयोग ज्यादा करना, पल्सेस वगैरह ज्यादा खाना। वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स हफ्ते में 2 से 3 बार खाते थे, फिश के प्रोडक्ट्स 2 से 3 बार खाते थे, रेड मीट कम खाते थे और फैट वगैरह के सामान कम खाते थे। यही है मेडिटेरेनियन डाइट, वो हम ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसको नाम दे रखा है मेडिटेरेनियन डाइट। अब ये तो नहीं एल्डरली लोगों में ही पाई जाती है डिमेंशिया। अब जैसे कि एज बढ़ रहा है हमारा, जैसे पॉपुलेशन है यहाँ पे 86, हाईएस्ट एज की कौन है यहाँ पे? 86 सुना था मैंने। 87 की हो रही है। आप 87 हो, 88 होने वाली है दिसंबर में। और कोई 100 का नहीं है यहाँ पे? नहीं, पेशेंट्स आते हैं एम्स में, काम है 100 के भी पेशेंट आते हैं। और एक सुपर एजर टर्म है, सुना है किसी ने? सुपर एजर क्या होता है? सुपर एजर वो होता है जो 80 और 90 का है, बट उसका जब हम हेल्थ वाइज हम उसको चेक करते हैं, उसके बॉडी के पैरामीटर्स देखते हैं, वो डेकेड अर्लियर, मतलब उसके जो बॉडी के पैरामीटर्स है वो 10 साल पुराने किसी आदमी के जैसे हैं। मतलब 70 के आदमी का 60 जैसा बॉडी का फिजिक और वो बाकी पैरामीटर्स है। तो ये स्टडी का बड़ा यूनिक एरिया है कि 100 तक जी रहा है, कैसे जी रहा है? इज इट ऑल जेनेटिक्स या उसने कुछ अलग किया है लाइफ में, उसके लाइफ के कोर्स में कुछ अलग चीजें हैं या सिर्फ जेनेटिक्स है? तो वो स्टडी का बड़ा एक्टिव एरिया है। अब जैसे जैसे हम एज बढ़ रही है, लोग 90s तक भी जी रहे हैं, 85 प्लस है, इवन 100 तक जी रहे हैं, तो डिमेंशिया की प्रॉब्लम बड़े आने वाले समय में मिलने वाली है। एज के साथ भी हमारी मेमोरी थोड़ी डिक्रीज होती है, बट कई सारे लोगों को अल्जाइमर्स या और भी तरह की डिमेंशिया होती है, उसकी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है जो हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करके इसके प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं। इसको पूरी तरह से ठीक करने की दवाइयां अभी तक नहीं बनी है, एक्टिव रिसर्च एरिया है ये, बट अगर हम इसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि अगर किसी को 70 क्रॉस करने के बाद लग रहा है कि वो चीजों को बहुत फ्रीक्वेंटली भूल रहे हैं, कोई आसान सा काम करने में उलझन महसूस हो रही है, जो कि पहले बड़े आसानी से कर लेते थे, चीजों का नाम लेने पे समय लग रहा है, मुंह पे आने में समय लग रहा है, किसी को देख के कि हाँ ये उनका पूरा नाम क्या था या ये क्या चीज होती थी, इसको सोचने में समय लगा रहे हैं, ये सब डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपनी याददाश्त की जांच करानी चाहिए एक बार। और कई बार जो मैंने बात की कि बड़े सारे ऐसी मेडिकल समस्याएं भी होती हैं जिसमें याददाश्त की समस्या होती है, जैसे B12 फोलेट की डेफिशिएंसी से भी याददाश्त की समस्या होती है, डिप्रेशन होने से याददाश्त की समस्या होती है, इन्फेक्शन खास करके ब्रेन में इन्फेक्शन होने से याददाश्त की समस्या हो सकती है, बहुत सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है याददाश्त की समस्या के फॉर्म में। इन सब चीजों को तो हम ठीक कर सकते हैं एक बार रिव्यू करके,
बट कई बार ये नहीं होता है, ये बीमारी के फॉर्म में ही होता है। अल्जाइमर्स डिजीज होती है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है, वो हमें डायग्नोस करना होता है। जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना हम उसको डिले कर सकते हैं आगे बढ़ने से। How reliable is memory test? मेमोरी टेस्ट इज मोर, उसी से डायग्नोसिस करते हैं। क्या होता है उसमें डॉक्टर? मेमोरी टेस्ट में हमारे ब्रेन के डिफरेंट लोब्स के ना डिफरेंट फंक्शन होते हैं। कुछ लोग हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है, कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो जो एक मेमोरी टेस्ट होता है ना, उसको हम एक बड़े सारे ब्रेन के एरिया को टेस्ट करने के उसमें क्वेश्चनेयर्स और कुछ टास्क होते हैं। जब आप उसको करते हो तो हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि आपकी मेमोरी डोमेन खराब हो रही है या एग्जीक्यूटिव फंक्शन खराब हो रहा है। जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान का बिहेवियर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाता है। वो कहीं पे भी कपड़े निकाल देना, कहीं पे बहुत ज्यादा खाना खाना, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा चिल्लाना, ये एक फ्रंटोटेम्पोरल एक अलग तरह का डिमेंशिया है। इसी तरह अल्जाइमर्स डिजीज होती है। अल्जाइमर्स में क्या होता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी सबसे पहले जाती है। भी मैं आपसे पूछूं कल आपने क्या खाया, आपको समय लग रहा है सोचने में कि कल क्या खाया था, या आप सामान रख के भूल जा रहे हो। बट आपसे मैं पूछूं कि आज से 15 साल पहले मेरी शादी पे आपने क्या किया था, आप पूरा बता दोगे। क्यों? आपकी रिमोट मेमोरी इंटैक्ट है, क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। बट रीसेंट मेमोरी खराब हो रही है, अटेंशन खराब हो रहा है। तो जो हम टेस्टिंग करते हैं ना, वो हमें बता देता है कि किस एरिया में क्या है। वो हम ही इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप नहीं इंटरप्रेट कर पाओगे, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दैट। उसमें कुछ एज कट ऑफ्स भी आते हैं स्कोर के कि भाई आपका स्कोर इतना है। फिर हम आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं, कॉग्निटिव कुछ दवाइयां देते हैं, फिर हम देखते हैं, मॉनिटर करते हैं 6 मंथली कि आपकी स्कोर वर्सन तो नहीं हो रही, इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें होती है उसमें। तो रिलायबिलिटी तो पूरी है, उसी से डायग्नोसिस होता है। इसके अलावा हम, जैसे कि मैंने बताया, रिवर्सिबल कॉजेज रूल आउट करते हैं। कई बार वैस्कुलर स्ट्रोक होने के बाद हो जाता है। स्ट्रोक ऐसे हिस्से में हो गया ब्रेन के जो कि मेमोरी के लिए ही जरूरी था, तो उसके वजह से हो सकता है। तो हम एक MRI वगैरह भी करके देखते हैं कि ब्रेन में तो कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से डिमेंशिया हो रहा है। खैर, आप लोग अब इस नीचे वाली लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बट डिमेंशिया, जैसे सर ने बोला ना अभी कि 10th फर्स्ट डेकेड में ही कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल में, और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस का। डिमेंशिया का प्रिवेंशन भी अर्ली लाइफ से शुरू हो जाता है। सबसे पहले ऐसा पाया गया है, जो लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं, जिन्होंने 2 लैंग्वेज सीखी हुई है। 2 लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं, मतलब एक अलग से लैंग्वेज सीखा हुआ है आपने, स्पेनिश जर्मन कुछ भी सीखा हुआ है, ऐसे लोगों को कम डिमेंशिया होता है। ठीक है, तो एक तो हायर एजुकेशन प्लस आपने अगर लैंग्वेज 2 सीख रखे हैं या ऐसा कुछ कर रखा है, तो ये आप अर्ली लाइफ में क्या कर सकते हो, हायर एजुकेशन एक्वायर कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू प्रिवेंटिंग डिमेंशिया। अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आया है कि उनको ईयर का ऑपरेशन हुआ था एट द एज ऑफ 40, और वो 65 के हैं। वो बोल रहे हैं मुझे बहुत बोलने की समस्या हो रही है। तो मैंने बोला आप यहाँ देखिए मिडिल एज में क्या क्या लिखा हुआ है, हियरिंग लॉस। अगर आपकी मिडिल एज में हियरिंग की समस्या रही है आपको, तो आगे जाके आपको रिस्क है डिमेंशिया होने का। ठीक है, और मिडिल एज में आपको क्या क्या करना है, बीपी कंट्रोल रखना है, जो कि आप रखोगे, हार्ट बचाने के लिए रखोगे, किडनी बचाने के लिए रखोगे, डिमेंशिया से बचाने के लिए भी बीपी को कंट्रोल करके रखना है। तो एक चीज और ऐड हो गई बीपी कंट्रोल करने में, आपको डिमेंशिया से भी बचाएगा ये आगे जाके। वेट अच्छा रखना है, सबको पता है बहुत सारे फायदे हैं वेट अच्छा रखने के लिए। हेड इंजरीज जिनको होती है, ऐसा देखा गया जो बॉक्सर्स होते हैं ना, उनको डिमेंशिया हो जा रहा था बहुत अर्ली। जिनको रिपीटेटिव हेड में इंजरीज होती हैं, उनको डिमेंशिया का रिस्क आगे जाके ज्यादा हो जाता है। अल्कोहल लिमिट करना है। कोई लोग पूछ रहे थे अल्कोहल ले सकते हैं क्या, हम थोड़ा बहुत अल्कोहल लेने को बोला गया है। पहले बोला जाता था हेल्दी है, ले सकते हो आप, बट उसके भी बड़े सारे नुकसान है ना। इवन थोड़ा बहुत अल्कोहल लेने से भी आपके, कई लोग तो अल्कोहल को जल्दी पचा लेते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, फिर भी उनका लीवर बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोग थोड़ा सा भी लेते हैं और उनको फैटी लीवर हो जाता है। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं? अगर आप पहली वाले कैटेगरी में हो तब तो आप थोड़ा ले सकते हो डेली बेसिस पे। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो, आप एक पैक भी लोगे तो आपको फैटी लीवर होगा, प्लस अब डिमेंशिया में भी आ गया कि भाई अल्कोहल कम करो, आगे जाके डिमेंशिया की भी प्रॉब्लम होगी, अल्कोहल नहीं कम करोगे आप मिडिल एज में। तो लेटर लाइफ में क्या करना है, ये आप लोगों के लिए। स्मोकिंग नहीं करनी है, कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली।
होती है। सोशल आइसोलेशन से ये देखा गया है डिमेंशिया का रिस्क बढ़ता है, खास करके उनमें जिनमें स्पाउस नहीं है, वो अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे फॉरेन में हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो ये देखा गया है सोशल आइसोलेशन इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया, खास करके लेट लाइफ में अगर वो सोशल आइसोलेशन हो रहा है। एक्टिव रहना, सर ने बहुत बातें कर ली, हार्ट पे बहुत बेनिफिट है, ब्रेन में भी बेनिफिट है, डिमेंशिया से भी बचाएगा एक्टिव रहने से। अब ये एयर पोल्यूशन नहीं था इसमें 2 साल पहले तक एज अ रिस्क फैक्टर, ये अभी ऐड हुआ है। तो ये भी देखा गया है कि एयर पोल्यूशन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। अब उससे कैसे बचे दिल्ली में रह के, उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, मास्क लगा सकते हैं, बट हाँ एयर पोल्यूशन भी रिस्क फैक्टर है डिमेंशिया का। डिप्रेशन, मैंने अभी डिप्रेशन की बात की, डिप्रेशन में याददाश्त भूलने की समस्या आ सकती है, तो जिनको भी लेट लाइफ में डिप्रेशन होता है वो याददाश्त की बीमारी जैसा प्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत दिन तक ट्रीट ना करने पर उनको याददाश्त की बीमारी भी हो जाएगी। तो इसलिए डिप्रेशन को ऐसा मानना कि डिप्रेशन नहीं हो सकता मुझे, या ऐसी कुछ है लोगों को डिप्रेशन कैसे हो गया, सबको ये पता होना चाहिए डिप्रेशन हमारे ब्रेन में एक तरह की केमिकल की कमी हो जाती है, सेरोटोनिन। इसमें कोई सोशल स्टिग्मा रखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को उसके स्पाउस के लूज होने से डिप्रेशन हो सकता है, किसी को किसी के बच्चे के लूज होने से डिप्रेशन हो सकता है, यंग लोगों में एकेडमिक फेलियर से डिप्रेशन हो सकता है, बिजनेस में लॉस से डिप्रेशन हो सकता है, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, किस वजह से होता है पता नहीं, सुसाइड्स भी बहुत होते हैं, तो उसको हम स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते, ज्यादा हमें सपोर्टिव होना है एज अ कम्युनिटी लोगों के लिए। अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको मोटिवेट करना है कि वो डॉक्टर से मिले, क्योंकि उसके एक हेल्थ बेनिफिट नहीं है, उसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट। डायबिटीज मैनेज करना जरूरी है, वो सबको पता है। कभी फ्रेलिटी टर्म होती है सुना है कभी नहीं किसी ने फ्रेलिटी क्या होती है? फ्रेलिटी का मतलब होता है ना, जिसमें 2 लोग हैं, ठीक है 65 एज के 2 लोग हैं, आपको भी निमोनिया हुआ, इनको भी निमोनिया हुआ, आप दोनों लोग एडमिट हो गए, ये 5 दिन में डिस्चार्ज होकर घर चले गए, डूइंग ऑल हिज एक्टिविटीज। आपको 10 दिन लग गए ठीक होने में, उसके बाद घर पे भी आप 1 महीना बेड पे रहे, आप फ्रेल हो, जिसको रिकवरी की सीनियर्स हाँ जैसे जैसे एज बढ़ती है, नहीं, बट सीनियर्स में भी ये देखा गया है कि कोई ज्यादा समय लगाता है एज कम्पेयर टू दूसरा पर्सन, तो जो ज्यादा समय लगा रहा है वही फ्रेल है। और ये फ्रेलिटी की भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बड़े सारे प्रोटीन्स की कमी से वजह से फ्रेलिटी को प्रिवेंट कैसे करना है, फ्रेलिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं पहले वो जानिए। फ्रेलिटी में मतलब होता है आपको एक्सेसिव टायर्ड लगना, वीकनेस लगना, बहुत स्लो लगना, कि आप स्लो काम कर रहे हो, आपको डेली टास्क में हेल्प लेना पड़ रहा है किसी से। हेल्प लेने का मतलब है कि आप डे टू डे एक्टिविटीज में लोगों पे डिपेंडेंट हो रहे हो, कि मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, आई नीड हेल्प, सब हेल्पर मुझे लेके जाएगा तो ही मैं जा पाऊंगी। वेट लॉस हो रहा है, आप ट्राई नहीं कर रहे हो, वेट लॉस हो रहा है, आप पतले होते जा रहे हो, आपने सारे टेस्ट वेस्ट करा लिए, कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है। लॉन्गर फॉर इलनेस मैंने बताया आपको कि लगता है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्रिवेंट करने में वही कॉमन सी बातें हैं। आपको एक्सरसाइज करनी है, डाइट हेल्दी रखना है, लोगों से मिलजुल के रखना है, सोशल एंगेजमेंट बढ़ाना है। बट इसको अगर आपको फ्रेलिटी होता है तो एक जेरियाट्रिशियन उसको डायग्नोज करता है जब आप उसके पास आते हो, वो फिर आपको बहुत सारी कमियों की वजह से ऐसा हो सकता है। एक विटामिन डी पाया गया है, विटामिन डी की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है, प्रोटीन की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है, तो आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगर किसी को फ्रेलिटी हो जाती है तो उसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से फायदा होता है। एरोबिक एक्सरसाइज हम सबको पता है, जब हम वॉक करते हैं ट्रेडमिल पे या साइकिलिंग करते हैं या नॉर्मल वॉक भी करते हैं, रेजिस्टेंट एक्सरसाइज में होती है कि हम थोड़ी वेट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ भी उनको एक्सरसाइज कराते हैं। ऐसा करने से हमारी मसल बिल्डअप होती है, वो फ्रेलिटी की समस्या कम होती है आगे जाके। प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है, और वैक्सीनेशन वगैरह जो मैंने आपको बातें की वो सब बड़ी जरूरी होती है। आप ठीक बोल रहे हो कि कभी कभी खा सकते हो, कभी कभी आप नहीं चेक कराना चाहते, मैं विटामिन डी का टेस्ट क्यों कराऊं, मैं 2-3 महीने पे एक बार खाना है, खा सकते हैं। नहीं But regular नहीं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, विटामिन डी लेवल आया 28-30 डेफिशिएंसी, थोड़ा लो है, 30 से कम लो है, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब 1 टेबलेट वंस अ वीक, वो 6 हफ्ते देंगे, उसके बाद फिर 15 दिन करो या 1-1 महीने में 1 गोली लेते रहो।
ये कम आने पे है। हैं? कम कम आने पे। अच्छा, वो कोर्स कर लिया, हाँ, उसके बाद फिर अगले साल टेस्ट कराया, फिर कम आ गया, कम आता है। फिर वही लेवल आ गया। तो मतलब इट्स नॉट रिटेंशन पुअर है, Retention नहीं है। जिसका जैसे आपका एक बार आ चुका है और आपने कोर्स ले लिया है, तो इसमें मैं ये सजेस्ट करता हूँ अपने जो पेशेंट्स होते हैं कि आप 2-3 महीने पे एक कैप्सूल ले लीजिए। ओके। उससे आप हाइपर में भी नहीं जाओगे और ठीक रहेगा कि आपकी जो एक डाइटरी रिक्वायरमेंट है उससे नहीं पूरी हो पा रही, तो वो कैप्सूल 2-3 महीने में पूरा कर देगी आपकी। बट अगर आपने कभी टेस्ट नहीं कराया तो टेस्ट करा नहीं, टेस्ट तो कराते ही है। फर्स्ट टाइम करा के लीजिए। एक आपने जो कोर्स बताया वो पूरा कर लिया, उसके बाद 2-3 महीने पे एक कैप्सूल ले लीजिए। दैट विल कवर में फॉल, और एक 50 साल की उम्र में फॉल। 50 साल की उम्र के फॉल का कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है अगर बार बार ना हो रहा हो। बट एक एल्डरली में फॉल होना बहुत बड़ा है, फ्रैक्चर होना, ब्रेन में इंजरी हो जाना, हॉस्पिटल में जाना, फिर डॉक्टर का बोलना आपकी एज बहुत ज्यादा है, आप ऑपरेट नहीं कर सकते, आपका बेड रिडन होना, फिजियोथेरेपी कराना, बेड सोर हो जाना, फिर निमोनिया हो जाना। हम इन सबको बचाना है, फॉल को बचाना है। एक तो मैंने बोन हेल्थ की बात आपसे कर ली है कि बोन को पहले स्ट्रॉन्ग करिए, डेक्सा स्कैन कराइए सब लोग। अब फॉल को कैसे बचाएं? फॉल के ना एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आप जहां रहते हो उस कमरे में, अभी नहीं, कुछ दिन पहले एक लोग आए थे, रग में फंस के गिर गए। एक बुजुर्ग का घर कमरा जो होना चाहिए उसमें किसी भी तरह का कारपेट, किसी भी तरह का रग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन जमीन होनी चाहिए जिसमें उनको कहीं भी फंसने की समस्या ना आए। दूसरा, लाइटिंग एडिक्वेट होनी चाहिए, ठीक है, और लाइटिंग ठीक होनी चाहिए। वॉशरूम का फ्लोर स्लिपरी और पानी नहीं होना चाहिए। वॉशरूम में एक बार बहुत पहले एक पेशेंट आए थे जिनके घर में कोई नहीं था, वो 6 घंटे गिरे हुए ही रह गए वॉशरूम में, उठ नहीं पाए, उनको क्रश इंजरी हो गई। हमारी मसल बहुत देर एक जगह दब जाती है तो मसल से कुछ एंजाइम्स निकलने लगते हैं, फिर हमारी किडनी के लिए टॉक्सिक होती है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रैब बार्स होने चाहिए सबके वॉशरूम में, जिसको आप कभी गिर जाओ तो पकड़ के कोई उठ सके, क्योंकि बहुत बार आप लोग अकेले होते हो, कोई नहीं होता है घर पे, तो गिरने से बचाने के लिए, और कभी ऐसे इम्बैलेंस भी हो जाए तो पकड़ने में हेल्प करे, रेलिंग या ग्रैब बार्स होने चाहिए आपके वॉशरूम में, टाइल्स ठीक होनी चाहिए, लाइटिंग ठीक होनी चाहिए, फ्लोर पे रग्स और कारपेट्स नहीं होने चाहिए। तो ये तो एक बेसिक चीज हो गई जो आप अपने घर पे कर सकते हो। लेकिन आप घर से बाहर जाते हो, वहां की चीजों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठोकर आपको कोई और भी लगा सकता है, आपको खुद भी लग सकती है किसी ऑब्स्टिकल से, तो उन सब चीजों को बचाना है। विजन ठीक होना चाहिए। बहुत लोगों को चश्मे नंबर सही है कि नहीं, ठीक से दिख रहा है कि नहीं, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है, रेटिना की प्रॉब्लम होती है, वो करेक्ट करके रखना है। बड़े सारे लोगों को चक्कर आने की समस्या होती है एज के साथ। चक्कर बड़े कारणों से आती है। चक्कर हमें, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस होता है उसमें भी चक्कर आती है, बट उसमें चक्कर हमेशा आती रहती है। गर्दन की समस्या जिनको होती है सर्वाइकल, उनको भी चक्कर आती है। चक्कर अपने आप में गिरने का डर बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों को कान में हमारा बैलेंस ऑर्गन होता है, अगर आपको पता हो, कान में सुनने के साथ साथ हमारे बैलेंस का ऑर्गन भी होता है। उसमें खराबी होने से कई बार हमें अचानक गर्दन टेढ़ा करने पे चक्कर आने लगा, वो थोड़े देर के लिए आया फिर ठीक हो गया। कोई लोग नीचे झुके झाड़ू लगाने के लिए उन्हें चक्कर आने लगा, इसको बीपीवी कहते हैं, चक्कर आती है जिनको अचानक से। ये सारी चीजें तो आपको नहीं हो रही जो चक्कर कर रही है, उसके लिए अगर है तो डॉक्टर से मिले और उसकी सलाह लें कि हमें चक्कर आ रहा है, क्योंकि चक्कर आने से आप गिर सकते हो कल को, और गिरना एक ही दिन होता है। चक्कर आपको हमेशा आ रहा होगा, गिरोगे एक ही दिन। तो चक्कर की समस्या के लिए भी अपने डॉक्टर से मिले, किस कारण से चक्कर आ रहे हैं वो देखना जरूरी है। अब मैं आपसे बात करूंगा पोस्चरल हाइपोटेंशन के बारे में। ये क्या चीज होती है? जैसे हम सब, कभी आप लोग सुबह उठे हैं और आपको लगा हो कि एकदम उठते साथ चक्कर आ गया, क्यों होता है ये? स्टैंडर्ड एडवाइस है के बाद आपको 15 मिनट रुकना है और जनरल एडवाइस में बताऊंगा, बट होता क्यों है? स्लीपिंग मोड में हो, ब्रेन को समटाइम्स बॉडी को जो एनर्जी करना है वो एक्टिव होना थोड़ा समय नहीं, बॉडी ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, बट आप एडवाइस ठीक दे रहे ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है। होता क्या है, जब हम लेटे हुए रहते हैं तो ब्रेन, ब्लड जो है हमारे अपर लेवल हार्ट वगैरह में मेनली कंसंट्रेटेड रहती है।
तो जब हम अचानक से खड़े होते हैं, अब मैं अभी 35 का हूँ, तो मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे बॉल्स लगे होते हैं, पैरों में ब्लड धीरे धीरे जाता है। बट जब हम जैसे जैसे एज हो जाती है हमारी, हमारा क्या होता है, बॉल्स खराब हो जाते हैं। तो जैसे ही हम अचानक से खड़े होते हैं लेटने के बाद, सारा जो ब्लड हार्ट में था वो सडन पैरों में आ जाता है ग्रेविटी के साथ। तो सडन हार्ट को क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, और वो क्या होता है, बीपी लो हो जाता है हमारा, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड कम जाता है और हमें चक्कर आते हैं। इसको बोलते हैं पोस्चुरल डिजीनेस, चक्कर आने को। और ये होता है पोस्चुरल हाइपोटेंशन से। खड़े होने के साथ बीपी का कम हो जाएगा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो इसको कैसे बचाव करना है, आप बता रहे थे, आप पहले बताओ, उसमें ऐड करूंगा। आप अच्छी चीजें बता रहे थे, बताइए। मैं ये बता रहा था कि स्टैंडर्ड एडवाइस यही है कि आप सोते हुए एकदम उठे हैं तो आपको बैठ के आधा मिनट बैठ जाइए, और खड़े होके भी आपको आधा मिनट रुक लीजिए, उसके बाद वॉक करना चाहिए। आधा मिनट जब बाथरूम में सडनली चले गए तो गिरने का खतरा हो जाएगा। तो ये एडवाइस ही अच्छी बता रहे हैं। ये होता क्या है, खास करके जो लोग को डायबिटीज की बीमारी होती है, उनमें हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है शरीर में, वो थोड़ा वीक हो जाता है। जो लोग बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, उनमें ये समस्या ज्यादा होती है, बीपी, सडन बीपी गिरने की। जो लोग प्रोस्टेट की मेडिसिन खा रहे हैं रात को, उनमें ये समस्या होगी कि रात को खा के सोए और अचानक उठे पेशाब करने के लिए, उनमें ये चक्कर की समस्या होती है। तब प्रॉब्लम ज्यादा ये होती है वही ना, क्योंकि ज्यादातर मेडिसिन हम रात को देख, प्रोस्टेट की दवाई खा के सोते हैं सब लोग। जो प्रोस्टेट की दवाई होती है वो बीपी कम करती है। तो रात को इसीलिए हमें पेशाब की समस्या को भी कम करना है कि बार बार पेशाब हो रहा है तो उसको ठीक करना है, वरना कभी ज्यादातर जो फॉल्स होते हैं रात के समय ही होते हैं। ठीक है, तो ये एक एडवाइस इनकी वाली ये है कि हमें आराम से उठना है, पैरों को लटका के बैठना है पहले थोड़ी देर। हम एडवाइस करते हैं 1 गिलास पानी पीने की। जब आप सुबह उठते हो 1 गिलास पानी पियो, वहीं पे आप बेड के बगल में पानी रखिए, 1 गिलास पानी पीजिए, पैरों को लटका के बैठिए। इतना नॉर्मल इंसान करेगा तो उसका काम हो जाएगा। बट जिसको सही में ये चक्कर आता है, उसके लिए कुछ और भी करना है। उसको क्या करना है, पैरों को एक के ऊपर एक क्रॉस करना है और हाथों को ऐसे बंद करना है। इससे क्या होगा, ब्लड वापस हमारे हार्ट में चला जाएगा, हाथों के एरिया से और पैरों के एरिया से। ठीक है, फिर हम जब खड़े होंगे थोड़ी देर बाद तो हमें वो चक्कर नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रिवेंट करने का अगर आपको है तो ये तरीका है, नॉर्मल इंसान भी ये कर सकता है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आराम से आप इससे बच सकते हो। कभी रात को पेशाब भी के लिए करने के लिए उठ रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ी देर पैर को क्रॉस करके ऐसे करके फिर पेशाब कर लीजिए। इसकी बात कर ही लेते हैं, पेशाब की बात हो रही है, बार बार पेशाब के लिए जाते हैं रात को उठ के, है ना। प्रोस्टेट की समस्या बहुत लोगों को होगी यहाँ पे। प्रोस्टेट की दवाई कितने लोग खा रहे हैं यहाँ पे? सभी खाते हैं ये। होती है, क्योंकि एज के साथ हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पेशाब के रास्ते में आता है, तो जब वो बढ़ता है वो प्रेशर कॉज करता है, पूरा ब्लैडर भी क्लियर नहीं होने देता, इरिटेट भी करता है, तो बार बार पेशाब भी आती है और पूरा ब्लैडर भी खाली नहीं होती है। तो ये समस्या के लिए हम प्रोस्टेट की दवाई खाते हैं। कई बार दवाइयों से ठीक नहीं होता तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो बात वही है कि अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, तेजी से पेशाब आ रहा है, आप दौड़ के जाओगे, गिरने का डर रहेगा हमेशा। तो जिसको भी ये समस्या है, अपने प्रोस्टेट की जांच कराएं और आप ये चेक करें कि आप जो दवाई खा रहे हो वो असर कर रही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे इसको? आपको यूरिनेशन यूरिन फ्रीक्वेंसी हाई है तो वो एक रीजन हो सकता है। यूरिन फ्रीक्वेंसी हाई होने के और भी रीजन हो सकते हैं। यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, जलन होती है। तो आप जो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, उसमें एक पोस्ट वॉइड रेसिड्यू देखते हैं, कितना पेशाब बचता है आपके ब्लैडर खाली करने के बाद। अगर वो 40 ml से ज्यादा है, मीन्स आपकी दवाई उस पर इफेक्टिव नहीं है। या तो आपकी दवाई चेंज होगी, या तो आप फुल डोज पे हो तो फिर आपको ऑपरेशन करने की भी जरूरत पड़ सकती है उसमें। तो वो देखना जरूरी है कि आपकी दवाइयां कितना इफेक्ट कर रही हैं आपको। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। अब फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की एक एज के बाद। कई बार वो लोग खांसते हैं, हंसते हैं, तो कई बार कपड़ों में पेशाब निकल जाते हैं, उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो इन सब समस्याओं का एक समाधान बताने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, कीगल्स एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। कोई करता है इनमें, आप लोगों में से यहाँ पे? पता है ये हार्ड अबाउट। हाँ, करना चाहिए, बट स्पेशली जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। But my case, Dr. Mandani told me it will not help you. No, it will help you in a sense. Kegel exercise. कीगल्स एक्सरसाइज होती है, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथ करने की एक्सरसाइज होती है। अब पेल्विक फ्लोर के मसल कैसे हैं ये कैसे पता चलेगा?
हमें क्या चीज की मसल की एक्सरसाइज करनी है। तो जब आप पेशाब कर रहे होते हो तो पेशाब को बीच, जब फुल फ्लो में पेशाब जा रहा होता है तब आपको बीच में उसको रोक लेना है पूरी ताकत लगा के। तो जो मसल से आप उसको रोक रहे हो ना, वही आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। तो शुरू में तो आपको ऐसे ही एक्सरसाइज करना होगा कि आप वॉशरूम में हो या टॉयलेट कर रहे हैं आप, तो आपको रोक लेना है 3 सेकंड के लिए, गिनती गिनना है 1 2 3, फिर छोड़ देना है। ऐसे आपको 2 से 3 बार करना है सुबह, 2 से 3 बार करना है रात। ऐसा करने से आपको ये पता चल जाएगा आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या है। फिर आप यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हो, फिर आप रोक लोगे, छोड़ दोगे। जैसे जैसे आप ये रोकते हो और छोड़ते हो, आपकी मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। तो आपको पता है मसल्स की एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रांग होती है, तो आपको रोकने की क्षमता बढ़ेगी। अब अचानक आपको रात को इतनी तेजी से पेशाब नहीं आएगी कि आप दौड़ के जाओ कि बेड वेटिंग ना हो जाए। आप रोक पाओगे उसको थोड़ी देर, जो मैंने बोला वो करने तक रोक पाओगे। इसमें नुकसान एक ही होता है कि अगर पेशाब आपको ऑलरेडी रुक रहा है, प्रोस्टेट की इतनी ज्यादा समस्या है, आप ऐसे बार बार रोकोगे तो यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। बट ये थोड़े दिन ही पेशाब रोक के करना है, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे ये मेरी मसल है, इसको बस मुझे टाइट करनी है। अब कुछ लोग तकिया लगा के पैरों के बीच में उसको टाइट करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी टाइट कर लेते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लोगे, कहीं बैठे हो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप देख सकते हो इसके बारे में यूट्यूब पे, कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं या पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। और पेशाब, कॉन्स्टिपेशन होने से भी पेशाब की समस्या होती है, क्योंकि हमारा ब्लैडर जो कोलॉन होता है, ब्लैडर वॉल आस पास ही होते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनको भी पेशाब की समस्या होती है। कॉन्स्टिपेशन ठीक करने से पेशाब की समस्या भी कई लोगों में ठीक हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान देना है। डिप्रेशन, एंजाइटी, जैसा कि मैंने बताया कि डिप्रेशन है तो आप लोगों को एज ए कम्युनिटी हेल्प करना है। बड़े सारे कारणों से डिप्रेशन हो सकता है, और डिप्रेशन में हमारे शरीर में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है ये नहीं पता, बट कम होता है। जो दवाइयां हम देते हैं हमारे शरीर के सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती है और हेल्प करती है। किसी को भी ऐसा लगे, ये सिर्फ उस पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एज अ कम्युनिटी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई चेयरफुल पर्सन था, बट नाउ ही इज नॉट दैट चेयरफुल, नाउ ही इज नॉट टॉकिंग दैट मच। कुछ दिक्कत तो नहीं है, वी हैव टू टॉक विद देम एज अ कम्युनिटी एज वेल। तो उनको हमें हेल्प करना है टू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट एडवाइस। बाकी एज अ कम्युनिटी में जब हम एज अ कम्युनिटी मिलते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, इट हेल्प्स इन डिप्रेशन, एंजाइटी रिलीव करने में भी हेल्प करती है हमारे, है ना, ग्लिबिप्राइड। इससे शुगर लो होने का रिस्क रहता है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो शुगर लो नहीं करती हैं, वैसी दवाइयां आ गई हैं जो शुगर नॉर्मल तक ला के रोक देती है, लो नहीं जाने देती है। बट पुरानी दवाई है ग्लिबिप्राइड, 1 mg 2 mg की जो गोलियां खाती थी, छोटी छोटी गोली आती है, उससे शुगर लो होने का रिस्क रहता है। एल्डरली में हमको नहीं देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, बेहोश हो गए, गिर गए, या नींद में या बेहोशी रह गए, हम रिस्क नहीं लेते हैं उस एज में जाने के। तो ये डॉक्टर तो मेटफॉर्मिन लिखता है, मेटफॉर्मिन ठीक दवाई है। एक आपकी ये है, सॉरी क्या बता रहा था मैं, और हाँ कई बार ऐसा होता है कि इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन ले रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं गैस की दवाइयां मांग रहे होते हैं, टाइमटॉप कब से खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आप पेंटॉप खाते हो तो आपके शरीर को उसकी आदत हो जाती है। आपके जो ग्लैंड्स है ना, वो करता क्या है, एसिड सिक्रीट को बंद करता है। अब आपके जो ग्लैंड एसिड सिक्रीट करते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं तो सिक्रीट ही नहीं कर पा रहा हूँ, नंबर बढ़ाते हैं या तो स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं अपना। आपने 2 हफ्ते क्या 2 साल से खा रहे हो, अब आपके इतने सारे ग्लैंड बन चुके हैं, आप एक दिन बंद करोगे आपको इतनी ब्लोटिंग होगी, आप बंद ही नहीं कर पाओगे। और पेंटॉप ज्यादा दिन खाने से आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। सभी डॉक्टर पेन दवाई तो जरूर देते हैं, सभी चीज पेन की गैस की दवाई जरूर लिखते हैं। लिखते हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना, हमारा काम है उनको बंद करना, इनअप्रोप्रिएट दवाइयों को खत्म करना। वो क्वालिफाइड डॉक्टर डी प्रेस्क्राइब करना पड़ता है। हाँ, जी, फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है, इंडिया में नाम यूज किया इन्होंने, नहीं किया डी प्रेस्क्राइब। वही आपको कोई दवाई ले रहे हो, आप 2 साल से ले रहे हो, आप आओगे मेरे पास बोलोगे नहीं मैं तो ले रहा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं जरूरत है, फिर भी आप बोलोगे नहीं मैं तो ले रहा हूँ। तो मेरा काम है आपको समझाना इसकी जरूरत है नहीं है, इसके क्या नुकसान है क्या फायदे हैं।
फिर आपकी मर्जी आप हो जाए। पेंटो से मॉर्निंग में खाली पेट कुछ हाँ। टी लेने के लिए हाँ। अवॉइड करते हैं। कल खाली पेट ली जाती है क्योंकि वो खाना खाने से पहले ही दे देते हैं आपको, ताकि जैसे आप खाना खाओ एसिड की सिक्रीशन को पहले ही रोकते हैं। हाँ, पर डॉक्टर ने मुझे कहा था रिकॉल ज्यादा बेटर है इससे पेंटो से। रिकॉल स्टोर करने की कैपेसिटी है बॉडी की, और वो काम में भी आता रहता है ना फिर। और जो आप विटामिन खाते हो क्या वो पूरा आपके एब्जॉर्ब हो जाती है? नहीं होती है, मैक्सिमम तो यूरिन में निकल जाती है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन का तो और पुअर रिटेंशन होता है, इसमें फिर बी ग्रुप वाले विटामिन आते हैं। डी तो फिर भी फैट सॉल्युबल है, थोड़े दिन शरीर में रहता है। तो ये डी प्रिस्क्राइबिंग, इनएप्रोप्रिएट मेडिसिन को ठीक करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन में एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें डिमेंशिया कॉज करती हैं, डिलीरियम कॉज करती हैं, और सारे साइड इफेक्ट्स करती हैं। तो ये दवाइयों को देखना, उनको सही से आपके लिए जरूरी है तो ही देना, ये भी एक जेरियाट्रिशियन का काम है। तो पॉलीफार्मेसी को भी कम करना एक गोल होना चाहिए हमारा। अपने डॉक्टर से भी बोलना चाहिए, खुद में भी अवेयर होना चाहिए कि हम जो दवाई ले रहे हैं वो डॉक्टर हमारे लोग लिए तो जरूरी ज्यादा है। लिखते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। वो बाकी लोगों का होगा, जेरियाट्रिक मेडिसिन में ये प्रैक्टिस होती है। जो स्पेशलिस्ट है वो नॉर्मली ओवर प्रिस्क्राइब। आई अंडरस्टैंड। और आजकल क्या है ना, जो स्पेशलिस्ट के पास जाने का वो ट्रेंड है ना, कि पेट दर्द हुआ गैस्ट्रो के पास चले गए, एक कुछ सिंपल सी चीज हुई सांस फूलने लगा आप इधर चले गए। होता क्या है ना, वो एक सेट ऑफ मेडिसिन लिख देते हैं, उनको नहीं मतलब बाकी आप क्या खा रहे हो, वो कुछ और लिख देंगे, वो ऐड होते होते वो 10-12 वो हो कहते जाते हैं हमारी डिसीज से नहीं मरो, बाकी जिससे मर्जी मरो। हाँ। ऐसा ये फंडा हमारा फंडा है भाई, हम 60 प्लस आप हो, हम आपकी सारी चीजें देखते हैं A to Z, जब तक इंटरवेंशन नहीं रिक्वायर्ड। अब किसी को एंजियोग्राफी की जरूरत होगी तो हम तो भेजेंगे कार्डियो के पास, लेकिन जब तक एंजियोग्राफी रिक्वायर्ड नहीं होती है, हम ही देखते हैं। हमें अवेयरनेस होती है कि भाई हम कितनी मेडिसिन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या इसमें एक मेडिसिन से 2 बीमारियों का काम हो सकता है। एक लोग को माइग्रेन और एसेंशियल ट्रेमर दोनों था, ट्रेमर हाथ कांप रहा था, माइग्रेन की भी समस्या थी, एक ही गोली से दोनों काम हो जाते हैं। जिसको लिवर की बीमारी होती है, लिवर की बीमारी में वो वेरिसेस बन जाते हैं हमारे शरीर को फूड पाइप में, उसको ठीक वो उसको फटने से बचाने की दवाई, और हार्ट में मेडिसिन यूज होने वाली दवाई, एक ही दवाई से काम चल सकती है। वो एक आप जनरल अप्रोच लेके चलते हो तो आप बता सकते हो, ऑर्गन स्पेसिफिक अप्रोच से वो समस्या रहती है। ठीक है, यही मेरा आज का टॉपिक था। आई थिंक लास्ट स्लाइड जो फैट सॉल्युबल ये सब कितने टाइम में टॉक्सिक से बाहर निकलता है? इसको मतलब टॉक्सिक में स्टेरॉइड को देना पड़ता है। विटामिन डी टॉक्सिक के मैंने केस बताया था आपको, उसमें स्टेरॉइड देना पड़ता है उसके साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए। डॉक्टर साहब इसके अंदर अब 2-3 इश्यूज हैं, हम डिफरेंट स्पेशलिस्ट पे जाते रहते हैं, तो बेटर है हम आपके पास आए। एक कॉन्सेप्ट फॉरेन में है जहाँ पीडियाट्रिशियन टेक केयर करता है, अनलेस अब आपको कोलोनोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कोलोनोस्कोपी से If intervention is required, I will refer. If intervention is not required, we take care of everything. And as a holistic, comprehensive way of चीजों को manage करते हैं. Thank you, doctor. Hope this talk was of benefit. Oh yes. So wholeheartedly, this thanks to you, Akash. This has been a field where I think everybody stands benefited, and also for senior, because you said this is more for people of 60 plus. And the best part of I could pick up out of all. May I request people to please stay back here and is that if I'm taking 10 medicines, it can be reduced to 5, and you very correctly said, which was not to our knowledge or maybe at least my knowledge, that there are some medicines which can address 2 things which are partly so addressed by taking separate medicines. And reducing medicine is really a medicine in itself for our elderly people. Very good. Thank you very much, Dr. Akash, and we really feel that though you maybe
commercially not good for such setups for reducing interventions and trying to get into minimum interventions, but it's really important that we do with the least possibility. And once again, our thanks to you for all this. As our token of appreciation to this such a valuable talk. एक चीज बड़ा जरूरी होता है कि समझाना कि ये हम बंद क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेडिसिन बंद कर देते हैं, फिर आप कहीं और से ढूंढते हो कि कोई और डॉक्टर लिखते हैं। वो समझाना बहुत जरूरी है कि क्यों बंद कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं चलाते रहने से, और इसकी आपको जरूरत है। हाँ, वो भी चीज है, वो पूछता भी नहीं है क्योंकि वो दूसरे आगे पूछते भी नहीं। Thank you very much. Thank you वाली लाइट बंद शॉर्ट मेमोरी बड़ी